हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुमन कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले लैंग्वेज पर। लैंग्वेज पढ़ाने से पहले हम लोग जो कल पढ़े थे, प्रीवियस क्लास जो पढ़े उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट कल का क्लास नहीं देखेंगे वो कल का क्लास अवश्य देख लीजिएगा। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था? इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने पहला क्वेश्चन कल पूछा था, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश। तो जिसमें मैंने आपको बताया था 7 लेटर्स होते हैं। कैसे होते हैं? जिनको कन्फ्यूजन है वो जाके वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। तो इंग्लिश में 7 लेटर कौन कौन है? ENGLISH। इसका मैंने फुल फॉर्म बनाया था। E फोर होता है एंटर द वर्ल्ड, N फोर होता है निगोशिएट, G फोर होता है जनरेट ए न्यू वर्ड, L फोर होता है लर्न मोर एंड मोर, I फोर होता है आइडेंटिफाई योरसेल्फ, S फोर होता है स्कीम्स, H फोर होता है योस्ट। और ये इसका फुल फॉर्म मैं एक कहानी के माध्यम से आप लोग को बताया था, जो काफ़ी रोचक था, और इसको फॉलो करने के बाद आपको बोले थे कि इंग्लिश आसान हो जाएगा। उसके महीने बाद एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज इंग्लिश। इसका आंसर मैंने क्या कहा था? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश जब एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या है? तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज। तो आज हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज पर। और कल मैंने एक बताया था, लुसेंट जनरल इंग्लिश का ग्रामर आप लोग को खरीदना है। इतना ही कल मैंने बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम मिटा। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे और जानेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। भाषा। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन। डेफिनेशन से पहले बताएंगे, इसको तो बोलचाल में हम लोग लैंग्वेज बोल देते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। तो आज से आप लोग लैंग्वेज का उच्चारण लैंग्वेज करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज का डेफिनेशन होता है, लैंग्वेज इज द मीडियम of the communication through which we express our feeling before others। देखिए बाबू, इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स। यानी भाषा संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी भाषा संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ओके, ये सिंपल सा डेफिनेशन है लैंग्वेज का। अगर इसके सिवा और भी डेफिनेशन आप लोग को आता होगा तो कमेंट में डेफिनेशन अवश्य लिख के भेजिएगा। अब हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का संचार कौन कौन सा है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लिखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन ऑफ लैंग्वेज। देखो, तो लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरह से होती है। वो 3 तरह से कौन कौन होता है, थोड़ा समझते हैं। पहला जो होता है वो होता है बाबू ओरल। पहला होता है ओरल। ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक। यानी पहला कम्युनिकेशन क्या होता है? मौखिक। ये बेस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है लैंग्वेज का। जैसे हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो बातचीत करने का तरीका है वो है ओरल। यानी मुख से जो हम बोलते हैं उसी को तो मौखिक बोलते हैं ना। ये कम्युनिकेशन का बेस्ट तरीका है। अगर क्वेश्चन पूछे
हु इज़ द बेस्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज, तो आप ओरल जवाब दीजिएगा। दूसरा होता है बाबू रिटन। रिटन जिसको रिटन पढ़ते हैं, रिटन मतलब होता है बाबू लिखित। लिखित यानी दूसरा जो बेस्ट तरीका होता है लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का, वो है रिटन, यानी लिख कर अपनी भाषाओं को प्रकट करना। जैसे मैंने ये सब पढ़ाना है, मैं चुप रहूं और इसको सीधे लिख कर आपको बताने की कोशिश करूं, तो ये भी एक क्या है, भाषा का संचार ही है, जो मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। यहाँ मैं दो काम कर रहा हूँ, एक ओरली भी कर रहा हूँ और एक रिटेन फॉर्म में भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और तीसरा होता है बाबू सिंबॉलिक। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक, यानी भाषा संचार का तीसरा कम्युनिकेशन क्या होता है, सांकेतिक, यानी संकेत के माध्यम से जब भाषा को प्रकट किया जाता है तो उसको कहते हैं सांकेतिक। जैसे आप ट्रेन जा रहे हो, अगर रेड लाइट जल जाती है तो इसका मतलब क्या है, आगे नहीं बढ़ना है, खतरा है, यानी रुकने का इशारा के लिए हम वहाँ रेड कलर का यूज करते हैं, ठीक है। जब आप देखते हो जो नहीं बोल पाते, नहीं सुन पाते हैं, तो वो खाने का इशारा कैसे करते हैं, ऐसे, इसका मतलब हम समझ रहे हैं उसको भूख लगा है, उसको खाना है, ठीक है ना। अगर हम कान पे हाथ रख के ऐसे करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ नहीं दिखता है तो क्या बोलते हैं, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ सांकेतिक। अब देखो कंप्लीट लैंग्वेज क्या होता है कि जब आप इन सभी को अच्छी तरह से समाहित हो के भाषा को जब संचार करोगे तो होता है कंप्लीट लैंग्वेज, ठीक है ना। तो देखो लैंग्वेज जो बोलने की जो तरीका होती है वो एक अलग होती है, ठीक है ना। लैंग्वेज बोलने की तरीका भी एक अलग अलग होती है, उसको भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज आप कैसे बोल पाओगे, कैसे कर पाओगे, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है, आपकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। भाषा वैसे नहीं बोल पाते हैं, आपकी जो मदर टंग होती है आसानी से बोल जाते हो, लेकिन जब भी कोई सेकेंड लैंग्वेज आती है तो बोलने में कठिनाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उससे जुड़ नहीं पाते। तो जो मैं यहाँ क्लास आप लोग को लेने वाला हूँ उससे भी जुड़ना सिखाऊंगा। एक ये सिर्फ ग्रामर की क्लास नहीं है, अगर आप सही से करोगे ना तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये क्लास स्पोकन भी है, आपको लगेगा ग्रामर भी है, अरे ये तो 11th 12th सभी क्लास के लिए है। बाद में लगेगा अरे कंपटीशन भी सर पढ़ा रहे हैं। तो मैं एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको बताते चलूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब देखिए कोई भी भाषा को सीखने के लिए ना दो चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है ना। एक भाषा का जो स्ट्रक्चर होता है वो, और दूसरा जो होता है एक माहौल होना चाहिए। तो भाषा के सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, दो चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। हम कैसे बोल सकते हैं, तो वेज ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, वेज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की जो तरीका है, किस लिए, स्पीकिंग करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, यहाँ लिख देते हैं स्पीकिंग जिससे कन्फ्यूजन हो। तो दो चीज़ की ज़रूरत होती है, पहला होती है बाबू स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर, और दूसरा होती है, इसमें याद रखिएगा, आइडिया। आइडिया और स्ट्रक्चर दोनों एक ही चीज़ है। और तीसरा चीज़ कर सकते हो अपॉर्चुनिटी, जिसको अपॉर्चुनिटी हम बोलते हैं। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर सीख गए और आपका पास आइडिया नहीं रहेगा कैसे इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना, तो आप भाषा नहीं बोल सकते हो। तो ये दोनों चीज़, स्ट्रक्चर आपको और आइडिया, ये दोनों चीज़ आपको ग्रामर से मिलता है। किससे मिलता है? ग्रामर से मिलता है। इसलिए हमको ग्रामर पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। यानी भाषा सीखने के लिए हमको ग्रामर की ज़रूरत होती है। और ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, तो आपको कभी भी मौका मिलेगा कुछ बोलने का, तब उसको बोलते हैं अवसर। जब कभी बोलने का अवसर मिलेगा तो आप वहाँ बोल लोगे, अवसर मिलेगा तो बोल लोगे, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, यानी इंग्लिश को सीखने के लिए हमें क्या करना
करना पड़ेगा, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं इंग्लिश का ग्रामर आज से शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश का ग्रामर का सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे। तो लिखेंगे, अब हम लोग क्या जानेंगे, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण। तो अब हम सबसे पहले अंग्रेजी व्याकरण का क्या जानते हैं, परिभाषा। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखेंगे ए सेट ऑफ रूल्स which teaches us how to read, write and speak in English correctly is called English ग्रामर। देखो बाबू, इंग्लिश ग्रामर का मैंने डेफिनेशन क्या दिया है, ए सेट ऑफ रूल्स यानी नियमों का वैसा समूह, व्हिच जो, टीचेस अस हमें सिखाता है, हाउ टू रीड पढ़ना लिखना और बोलना, स्पीक मीन्स बोलना, इन इंग्लिश करेक्टली अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश व्याकरण कहते हैं, अंग्रेजी व्याकरण करते हैं। यानी इसको ऐसे हिंदी कर सकते हैं, नियमों का वैसा समूह जो हमें अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है, उसे हम अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमको अंग्रेजी व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें तीन चीज़ यहाँ मेजर पॉइंट है वो ध्यान से रखिए। पहला मेजर पॉइंट आपका क्या है, पढ़ना, दूसरा मेजर पॉइंट क्या है, लिखना, और तीसरा मेजर पॉइंट क्या है, बोलना। तो हम ये तीनों चीज़ पर फोकस करेंगे। यहाँ आपको मैं डेफिनेशन पढ़ने के लिए भी बोलूँगा, जैसे मैंने ये लिखा है तो आपको भी मेरे साथ पढ़ना है, ए सेट ऑफ रूल्स विच टीचेस अस हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, आप जहाँ मोबाइल है वहाँ पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका पढ़ना हो जाएगा। मैं जितना लिखा रहा हूँ आपको अपनी कॉपी पर, एक मोटी सी कॉपी खरीदिए, उस पर नोट डाउन करते रहिए। ये हो गया आपको लिखना। और जब मैं आपको क्या करूँगा, इसी चीज़ को आप मुजवानी कहीं इम्प्लीमेंट करिएगा तो बोलना भी आ जाएगा। जब मैं ग्रामर पढ़ाऊँगा तो आपको दोनों चीज़, तीनों चीज़ सीखना है, पढ़ना बोलना और लिखना। तीनों चीज़ अगर आप कंप्लीट हो गए तो इंग्लिश ग्रामर सीखे। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी व्याकरण का तो हम डेफिनेशन जान गए, तो अंग्रेजी व्याकरण की कितनी शाखाएं हैं, क्या आप लोग को पता है? तो पता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी व्याकरण के 5 शाखाएं हैं। अंग्रेजी व्याकरण के कितने शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। तो लिखेंगे देयर आर 5 branches of English grammar. There are 5 branches of इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर की कितने शाखाएं हैं बाबू? 5 शाखाएं हैं। इसमें पहला जो है वो आप लोग याद रखिएगा, पहला है आपको ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी मतलब होता है वर्ण विचार। मैं जब ऑर्थोग्राफी आपको पढ़ाऊंगा इसमें पूरा लेटर का चर्चा करेंगे, बस इतना समझिए। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार। दूसरा है आपका इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी मतलब शब्द विचार, यानी इटीमोलॉजी में हम वर्ड पे चर्चा करेंगे। थर्ड है बाबू आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब वाक्य विचार, इस पे हम लोग वाक्य पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चौथा है आपका
पंक्चुएशन, पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार। इस पे हम पूरा पंक्चुएशन पर चर्चा करेंगे, यानी चिन्हों पे चर्चा करेंगे, कितने चिन्ह भाषा में यूज होते हैं सब। और लास्ट है बाबू आपका प्रोसोडी। प्रोसोडी, प्रोसोडी मीन्स छंद विचार। ये प्रोसोडी जो है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश से टीचिंग एग्जाम्स देंगे या एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको प्रोसोडी की ज़रूरत पड़ेगी। और टीचिंग एग्जाम के लिए ज़रूरत पड़ेगी जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो यही 4 कंपटीशन में यूज होता है, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। तो कल जो मैंने अध्ययन करूँगा, कल जो मैं आप लोग को बताऊँगा वो डिस्कस करेंगे हम किस पर, ऑर्थोग्राफी पर। ओके, तो कल का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल जितने स्टूडेंट ये क्लास देखे हैं कल का, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आज भी हेल्पफुल रहा होगा जो अभी तक बने हुए हैं। और कल एक स्टूडेंट कमेंट किए थे, उनको लक्ष्मण, वो गुड मॉर्निंग लिखे थे और वो बोले थे कि मेरा ऑफलाइन कोचिंग एक रोसड़ा में चलती है, वो बंद। हाँ, लक्ष्मण को मैं बताना चाहूँगा, हाँ ऑफलाइन क्लास वहाँ रोसड़ा का भी फ़िलहाल बंद है। जब खुलेगी तो मैं यूट्यूब के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अभी सिर्फ सिंघिया में चल रही है, सिंघिया ब्रांच है समस्तीपुर का, सिंघिया विभूतिपुर ब्लॉक में, वहाँ चल रही है। अगर कोई पढ़ना हमसे इंग्लिश चाहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं। वहाँ मेरा बैच शुरू है सुबह 6 से 7 और दूसरा बैच है 7 से 8। आप वहाँ आके इंग्लिश मुझसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो हमसे नहीं पढ़ पाएंगे ऑफलाइन क्लास में, वो यूट्यूब के माध्यम से एकदम बेसिक से पढ़ सकते हैं। तो अब बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय।